हाँ भैया हेडिंग डाल ले हुए। पहला युग्मक जनन। युग्मक जनन में लिखेंगे जनदों में युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जनदों में युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, अगली बात, युग्मक जनन के लिए आवश्यक हार्मोन युग्मक जनन के लिए आवश्यक हार्मोन FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट को युग्मक जनन के लिए आवश्यक विटामिन, युग्मक जनन के लिए आवश्यक विटामिन क्या लिखेंगे? विटामिन ई। युग्मक जनन के लिए आवश्यक विटामिन कौन? विटामिन ई। इसकी कमी से बांझपन पैदा हो जाता, सुना है ना सबने? चलो भैया, अब युग्मक जनन कितने पदों में लिखो। युग्मक जनन में पदों की कुल संख्या 3। युग्मक जनन में पदों की कुल संख्या 3। पहले को गुणन प्रावस्था, पहले को गुणन प्रावस्था, दूसरा लिखे वृद्धि प्रावस्था और तीसरा लिखे परिपक्वन प्रावस्था। हेडिंग डाले युग्मक जनन के प्रकार। युग्मक जनन के प्रकार लिखो, 2 प्रकार का, 2 प्रकार के। अब बच्चों क्या करना है आपको? केवल मेरे डायग्राम को देखना है मैं कर क्या रहा हूं। 2 प्रकार का युग्मक जनन होता है, एक को कहते हैं शुक्र जनन, एक को कहते हैं अंड जनन। क्या कहते हैं? एक को शुक्र जनन, एक को कहते हैं अंड जनन। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, मैं पहले बात करूंगा यहाँ पे किसकी? शुक्र जनन की। किसकी बात करूंगा? और एक साइड बात करूंगा किसकी? अंड जनन की।
हाँ भैया जी सुन ले, विशेष रूप से क्वेश्चन आता है यहाँ से, और अच्छा क्वेश्चन आता है। जब भी आएगा ना आपको हवा नहीं लगी कि पूछेगा क्या, अगर आपने चार्ट को ध्यान नहीं दिया। एक शुक्र जनन, एक होता अंड जनन। सुने, शुक्र जनन कहाँ होता है? वृषण में। अंड जनन कहाँ होता है? अंडाशय में। ये कहाँ होगा? वृषण में। और ये कहाँ होगा? अंडाशय में। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं टेबल बना रहा हूं। शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वृषण में न हुई, वृषण की एक कोशिका अपन ने निकाल ली, इसे कहते हैं पीजीसी। क्या कहेंगे इसको? पीजीसी, प्राथमिक जनन कोशिका, प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं इसको। अंडाशय में भी मैंने वही काम किया, अंडाशय में मैंने कोशिका निकाल ली, इसे भी क्या कहेंगे? पीजीसी। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं? अंडाशय की पीजीसी कोशिका या वृषण की पीजीसी कोशिका बाहर निकाल ली। अंडाशय या वृषण में जो पीजीसी कोशिका थी, इस कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन हुए। क्या हुए? समसूत्रण हुए। अब ये पीजीसी कैसी है? पीजीसी द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। समझने की कोशिश करना, ये 2n है, इसमें लगातार क्या हुए? लगातार समसूत्रण हुए। जब लगातार समसूत्रण हुए तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। सही है? बताओ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। गुणा हुआ तो गुणा होने के दौरान क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुए। तो समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ सैकड़ों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या के अंदर क्या कोशिकाएं तैयार हुई। ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं तैयार हुई थी, संख्याएं, या छोटी छोटी संख्या में ना कोशिकाएं तैयार हुई, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर इन्हें क्या है कि हम शुक्र जनन पढ़ते हैं तब तो इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं किसको? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और अगर ये अंड जनन में बन रही है तब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊगोनिया। क्या कहेंगे इसको? ऊगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊगोनिया, या फोलिकल सेल कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको? ऊगोनिया या फोलिकल सेल कहते हैं। ये कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है, क्योंकि n से क्या 2n से क्या हो रही है? 2n बन रही है। ये भी कैसे होंगे? 2n होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ? आप समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं? कि पीजीसी में लगातार समसूत्री होने से सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में क्या बनती है? स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया बन के तैयार हो जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होगा बच्चों? सुनो, कोई भी एक स्पर्मेटोगोनिया, अब सुने, यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था थी इसे कहते थे गुणन प्रावस्था। क्या कहते हैं इसको? गुणन प्रावस्था। ये गुणन प्रावस्था की बात की क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती चली गई। यहाँ से यहाँ तक की अवस्था क्या कहलाएगी? गुणन प्रावस्था। बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बस इतना अंतर ये जन्म के बाद हुई है, वो जन्म से पहले ही चालू हो गई थी। अगली बात, अब आगे चलें। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में बड़ी हो जाती है। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में बड़ी हो जाती है। उसी तरीके से प्रत्येक ऊगोनिया भी अपने आकार में बड़ी हो जाती है। हो गई क्या? अरे हो गई क्या? इस वाली अवस्था में ये बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? oocyte कहते हैं। इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसे प्राइमरी oocyte कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बताओ संख्या बढ़ी? अरे संख्या बढ़ी क्या? कहाँ बढ़ी? संख्या 1 से 1 ही बनी है, आकार बढ़ा है ना, इसलिए इस वाली अवस्था कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि
अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte क्या हो गई, आकार में बड़ी हो गई, और आकार में बड़ी होने के पश्चात जब ये पूरी तरीके से तैयार हो गई तो अब ये क्या करेगी, अब ये भी बटेगी। बटेगी तो साहब इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा अब अर्धसूत्री फर्स्ट। क्या होगा यहाँ पे, अर्धसूत्रण फर्स्ट। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में बंटता है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ फिर हुआ अर्धसूत्रण फर्स्ट। क्या हुआ, अर्धसूत्रण फर्स्ट। और अर्धसूत्रण फर्स्ट के दौरान क्या बनी, दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी बेटा, दो कोशिकाएं बनेंगी। और आपको पता अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती थी, इसलिए अर्धसूत्री फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते थे। याद आया क्या, अरे हाँ या ना। तो ये अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ तो दो कोशिकाएं बन गई, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। अब आधी आधी हुई तो यहाँ तो बनेंगी दो कोशिकाएं, इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या कह रहे हैं इसको, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। लेकिन कैसी हो जाएंगी, ये एन हो जाएंगी। यहाँ क्या होगा, ये कहलाएगी द्वितीयक oocyte। क्या कहलाएगी, द्वितीयक oocyte कहलाएगी। लेकिन बच्चों ये होगी कैसी, होगी तो एन, लेकिन यहाँ अंतर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक कोशिका बड़ी बनेगी, सॉरी यहाँ दोनों कोशिका बराबर बनेंगी। यहाँ पर क्या होगा, एक कोशिका छोटी बनेगी, एक कोशिका बड़ी बनेगी। जो छोटी बनेगी इसका कोई विशेष नाम नहीं होगा और ये नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब देखो कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से नर में कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, दो। जबकि प्राथमिक oocyte से मादा में कितना द्वितीयक oocyte बनता है, एक। आगे चलो, अब इनमें होगा अर्धसूत्रण सेकंड। अर्धसूत्रण सेकंड होने से हमारे पास में क्या हो गए, कोशिकाएं तैयार होंगी इस तरीके से। इन्हें कहेंगे क्या, स्पर्मेटेड। क्या कहेंगे इसको, स्पर्मेटेड। और ये सारे के सारे कैसे होंगे, एन। अब आप देखो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि नष्ट हो चुकी है, इसमें विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी इस तरीके से। एक कोशिका तो बनेगी छोटी और एक कोशिका बनेगी बड़ी। छोटी कोशिका जो बनी ये तो कहलाएगी ध्रुवीय काय। क्या कहलाएगी, ध्रुवीय काय, पोलर बॉडी। और ये कहलाएगी क्या, अंड कोशिका। क्या कहलाएगी, अंड। कैसा होगा, एन। और ये ध्रुवीय काय कुछ समय पश्चात ये भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ गए। अब आप बताओ यहाँ पर हमको क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक की अगर हमने बात करी तो इस पूरी बात को देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। क्या कहेंगे इसको, परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। अब आप बताओ ये परिपक्वन प्रावस्था भविष्य में चलने के पश्चात क्या बनाएगी, 4 शुक्राणु बनाएंगी। क्या बनाएंगी, 4 शुक्राणु बना देंगी इस तरीके से। तो अब आपको एक बात पता चल गई, क्या यहाँ कौन सा विभाजन हुआ था, यहाँ विभाजन हुआ था अर्धसूत्रण सेकंड। यहाँ क्या हुआ, अर्धसूत्रण सेकंड हुआ था। ये अर्धसूत्री सेकंड हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, अर्धसूत्रण सेकंड हो गया। अब सुने मेरी बात, प्रश्न अब देखो कैसे पूछेगा। बताओ कोई आपको अंतर दिखाई दिया क्या दोनों में, अरे अंतर है क्या, क्या अंतर आएगा जरा सुने। शुक्र जनन अंड जनन की अवस्थाएं मैंने एक साथ दिखाई। शुक्र जनन वृषण में, अंड जनन अंडाशय में। शुक्र जनन में भी पीजीसी, अंड जनन में पीजीसी। शुक्र जनन में समसूत्री विभाजन से क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, अंड जनन बनेगी oogonia। कोई एक स्पर्मेटोगोनिया, अब मैं तो इसको ले नहीं रहा, एक ही से चल रहा हूँ। कोई एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी होकर क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक oogonia आकार में बड़ी होकर क्या कहलाएगी, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्रण फर्स्ट दिखाएगा, प्राथमिक oocyte भी अर्धसूत्रण फर्स्ट दिखाएगा। अर्धसूत्रण फर्स्ट से इस नर में तो क्या होता है, 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जबकि मादा में केवल एक ही oocyte का निर्माण होता है।
अर्धसूत्रण सेकंड से दोनों कोशिकाएं दो दो चार अन्य क्या है कि स्पर्मेटिड बनाती हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है एक ही सक्रिय अंडे का निर्माण होता है। क्या पता चला क्या कि नर में एक अर्धसूत्री विभाजन से अंतिम उत्पाद 4 शुक्राणु पैदा होते हैं, जबकि मादा में एक अर्धसूत्री विभाजन से कितना होता है, एक ही अंडे का निर्माण होता है। समझ में आ गया सभी के? समझ जाओगे। अब देखो भैया विशेष बात सुने, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा वेद प्रकाश सुने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 शुक्राणु प्राप्त करने के लिए बताओ कितने स्पर्मेटोगोनिया की आवश्यकता पड़ेगी? एक। अरे 4 शुक्राणु बनाने के लिए हमें बताओ कितने स्पर्मेटोगोनिया चाहिए? एक। बताओ कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? एक। बताओ कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 2। समझ में आ गए सभी के? अरे सही है कि नहीं है? ऐसे प्रश्न आएंगे ऊटपटांग टाइप के, तो आप पहले उतारें फिर इसको लिखना शुरू करेंगे, है? उतारो।
सुने, आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, दोनों का तरीका समझ में आ गया। शुक्रजनन की बात कर रहा हूं, बाद में अंडजनन की बात करूंगा। गुणन प्रावस्था का उत्पाद क्या है? अरे गुणन प्रावस्था का उत्पाद क्या है? वृद्धि प्रावस्था का उत्पाद क्या है? परिपक्वन प्रावस्था का उत्पाद क्या है? ठीक, स्पर्मेटिड नहीं आए तो शुक्राणु। ठीक, इधर आ जाओ। अंडजनन में गुणन प्रावस्था का उत्पाद क्या, सॉरी गुणन प्रावस्था का उत्पाद क्या? वृद्धि प्रावस्था का उत्पाद क्या? और ये इसका उत्पाद क्या? अंड। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सब गुणन प्रावस्था कौन से विभाजन पे, वृद्धि प्रावस्था कौन से, परिपक्वन प्रावस्था कौन से विभाजन पे, समझ जाएंगे। आप सुनो, 4 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता पड़ेगी? 2। 4 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता पड़ेगी? 1। समझ में आ गया? ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछता है, तो ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र जनन अंड जनन में अंतर ध्यान आ गया, तो लिखें शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर। अब क्या अंतर आएगा शुक्र जनन का, अंड जनन का? तो लिखें शुक्र जनन की वृद्धि, लिखो शुक्र जनन की गुणन प्रावस्था जन्म के पश्चात, शुक्र जनन की गुणन प्रावस्था जन्म के पश्चात, अंतर लिखा रहा हूं, शुक्र जनन में अंड जनन में अंतर। लिखो शुक्र जनन की गुणन प्रावस्था जन्म के पश्चात, जबकि अंड जनन की गुणन प्रावस्था जन्म से पूर्व संपन्न होती है। जबकि अंड जनन की गुणन प्रावस्था जन्म से पूर्व संपन्न होती है। अंड जनन की गुणन प्रावस्था जन्म से पूर्व संपन्न होती है। अगली बात, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था अत्यंत छोटी, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था अत्यंत छोटी, जबकि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था अत्यंत लंबी, ब्रैकेट में को 12 वर्ष की होती है। अत्यंत लंबी, ब्रैकेट में को 12 वर्ष की होती है। अगली लाइन, शुक्र जनन में ध्रुवीय काय का निर्माण नहीं होता, पोलर बॉडी का। दिख रहा है क्या? शुक्र जनन में ध्रुवीय काय का निर्माण नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। अंड जनन में एक ध्रुवीय काय बनता है। अंड जनन में एक ध्रुवीय काय बनता है। देखो, शुक्र जनन का अंतिम उत्पाद 4 शुक्राणु, शुक्र जनन का अंतिम उत्पाद 4 शुक्राणु, जबकि अंड जनन का अंतिम उत्पाद 1 अंडाणु होता है। अंड जनन का अंतिम उत्पाद 1 अंडाणु प्राप्त होता है। सही है? चल जाएगा? समझ गए? बताओ, शुक्राणु में पीतक पाया जाता है क्या?
अंडे में पीतक होता है क्या? हाँ, इसका मतलब शुक्र जनन में पीतक जनन की अवस्था नहीं आती, जबकि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में पीतक जनन अवस्था पाई जाती है। लिखो, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था में, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था में, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था में पीतक निर्माण नहीं पाया जाता, निर्माण नहीं पाया जाता, जबकि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में पीतक निर्माण, बच्चों पीतक निर्माण को इंग्लिश में लिखना, वो ब्रैकेट में लिखना बेटेलोजेनेसिस, वेटेलोजेनेसिस। कई बार पूछता है पीतक निर्माण क्या कहलाता है? वेटेलोजेनेसिस की क्रिया पाई जाती है, पीतक निर्माण की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो साहब। थक गई क्या? देखो, 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु के निर्माण के लिए 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? बोलो आंसर बोलो। 25 और 100। आंसर डायरेक्ट लिखो, 25 और 100। समझ में आ गया? अरे समझ गया ना? चलेंगे? चलो, ये तो बात इसकी हो गई। हेडिंग डाल लें, शुक्राणु व अंडाणु की संरचना। शुक्राणु व अंडाणु की संरचना मैं एक साथ ही बनाता हूं संरचना। शुक्राणु और अंडाणु की संरचना। देखो भैया, शुक्राणु कैसा होता है? शुक्राणु ऐसा होता है, शुक्राणु का सिर
चलो भैया, शुक्राणु के 3 भाग, ये इसका सिर, ये इसका मध्य भाग और ये इसकी पूंछ। सुने, सिर, मध्य भाग और पूंछ। सिर में क्या क्या मिलेगा? सिर में आपको दिखाई देगा, ये देखो क्या क्या है। सिर वाले भाग में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, विशेष बात को सुनते चलना। ये तो है एक्रोसोम। क्या ये? जो अंडे को गलाएगा। ये इसका केंद्रक, ये समीपस्थ तारक का है, ये दूरस्थ तारक का है, ये एक्सोनीमा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? नेबेन कर्ण शीट या आच्छद। ठीक, ये क्या है? वलय तारक का है। ये कोशिका द्रव्य की पतली परत, मैंचेट। जो सिर होता है ना, ये आनुवांशिक सूचना का केंद्र है। क्या ये? आनुवांशिक सूचना रखेगा। ठीक, मध्य भाग क्या है? ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और पूंछ क्या है? दिशा देने का केंद्र है, ये दिशा देगा। ठीक, ये तो शुक्राणु हो गया हमारा। बनाओ, देख मिनट रुको। तो प्रश्न पूछेगा शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा का केंद्र कहलाता है? मध्य भाग। शुक्राणु का कौन सा भाग आनुवंशिक सूचना का केंद्र कहलाता है? अग्रभाग, सिर। शुक्राणु का कौन सा भाग दिशा का केंद्र कहलाता है? पूंछ। शुक्राणु के सिर में क्या क्या पाए जाते हैं? एक्रोसोम। आपसे पूछा जाए मैंचेट कौन सा भाग है? मध्य भाग। आपसे पूछा है एक्सोनीमा कहाँ पाई जाती है? मध्य भाग में। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में। आ जाओ साहब, ये तो हो गया शुक्राणु। अंडाणु आ जाओ साहब।